गया। सो गाइस, नाउ दिस चैप्टर, ये आपके एनसीईआरटी का है चैप्टर नंबर 5, है ना? ये आपके एनसीईआरटी का है चैप्टर नंबर 5, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। अगेन ये एक अलजेब्रा बेस्ड चैप्टर है और बड़ा इजी चैप्टर मानता हूं मैं बाकियों के मुकाबले, क्योंकि अगेन यहाँ पे कॉन्सेप्ट है सच कुछ ज्यादा नहीं है। इनफैक्ट द एंटायर चैप्टर, पूरा का पूरा चैप्टर सिर्फ 2 फॉर्मूलाज के ऊपर बेस्ड है। पूरा चैप्टर 2 फॉर्मूलाज के ऊपर बेस्ड है और कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है। तो जिस तरीके से हमने लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में देखा था, लीनियर इक्वेशंस में इक्वेशन को सॉल्व करने के कुछ तरीके थे, वर्ड प्रॉब्लम्स थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को के रूट्स निकालने के कुछ मेथड्स थे और उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम्स थे। ठीक उसी तरीके से एपी टॉपिक के अंदर भी, शॉर्ट में इसको एपी बोलते हैं, ठीक है? और इसके अंदर भी 2 फॉर्मूलाज है और उसके बाद कुछ वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। ओके, सो आज का जो क्लास का टारगेट रहेगा दैट विल बी एपी क्या होता है ये जानना और जनरल टर्म ऑफ एन एपी। कहने के लिए अगर इतना कर पाए तो ये हमारे उस चैप्टर का हाफ होगा। एक्सरसाइज 5.1 5.2 कवर हो जाएगा एक तरीके का, ठीक है? सो बिफोर स्टार्टिंग विद दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये टॉपिक कहीं ना कहीं इट टॉक्स अबाउट, लेट्स हैव सम डिस्कशन, हाँ, उसके बाद हम प्रॉपर एपी में पहुंचेंगे। ये वैसे थोड़ा सा कह सकते हो कि एनसीईआरटी के हल्के से बाहर का है, बट टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग। एक होती है सीक्वेंस, ठीक है? सीक्वेंस क्या होता है किसी को पता है क्या? एनीवन नोज अबाउट सीक्वेंस? तो सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, अरेंजमेंट, गाइस ये आप मेरे साथ लिखना शुरू करो, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स फॉलोइंग अ पर्टिकुलर रूल। कोई एक पर्टिकुलर रूल के अकॉर्डिंग नंबर्स को अरेंज किया जाता है, उसको बोला जाता है सीक्वेंस, ठीक है? एग्जाम्पल, प्राइम नंबर्स हो गया। प्राइम नंबर्स का रूल क्या है या कंडीशन क्या है कि जो भी नंबर्स लिखे जाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ 1 से या फिर खुद से डिवाइड होने चाहिए, ठीक है? तो पहला प्राइम नंबर आता है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से प्राइम नंबर्स चलते रहता है ना? उसके बाद बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, इवन नंबर्स भी हो गया, तो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, इस तरीके से। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप नंबर्स को बस अरेंज कर रहे हो बेस्ड ऑन सम पर्टिकुलर रूल, ठीक है? बेस्ड ऑन सम पर्टिकुलर रूल। फिर आते हैं हम लोग प्रोग्रेशन के ऊपर, फिर आते हैं हम लोग प्रोग्रेशन वर्ड के ऊपर, ठीक है? अभी प्रोग्रेशन वर्ड क्या होता है? तो ये एक तरीके का सीक्वेंस ही है। प्रोग्रेशन, इट इज अ सीक्वेंस, it is a sequence where you can represent the general term by a formula। अब ये थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रही होगी, ये प्रोग्रेशन क्या कह रहा है? प्रोग्रेशन कह रहा है कि प्रोग्रेशन एक तरीके का सीक्वेंस ही होता है जहां पे आप जनरल टर्म को एक फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हो। एग्जांपल के तौर पे, जैसे मैंने अभी ऊपर इवन नंबर लिखा था, अब देखो गाइस, मैंने ऊपर सीक्वेंस में एक प्राइम नंबर लिखा है और एक इवन नंबर लिखा है, ठीक है? प्राइम नंबर के लिए एज सच कोई फॉर्मूला नहीं होता है, प्राइम नंबर के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता है। आपने नहीं पढ़ा होगा कि इस फॉर्मूला में वैल्यू डालो तो प्राइम नंबर निकलते रहेगा। बट अगर बात करें इवन नंबर का, इफ आई टॉक अबाउट इवन नंबर्स, तो इवन नंबर के लिए एक फॉर्मूला बनता है। क्या बनता है फॉर्मूला? ऐसे तो अपना इवन नंबर हो गया 2, 4, 6, 8 डॉट 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 एंड सो ऑन। अगर मैं इधर बात करूं फॉर्मूला का,
तो फॉर्मूला होता है हमारा सिंपल सा 2n, है ना। फॉर्मूला होता है सिंपल सा 2n, जहां पे n होता है नेचुरल नंबर। तो पहला नेचुरल नंबर डालोगे, पहला इवन नंबर निकलता है, दूसरा नेचुरल नंबर डालोगे, दूसरा इवन नंबर निकलता है, राइट। जैसे यहां पे अगर हम बात करें तो जब हम n की वैल्यू 1 डालते हैं तो हमारा नंबर निकलता है क्या, हमारा नंबर निकलता है 2। जब हम अगला नेचुरल नंबर n का वैल्यू 2 डालेंगे तो हमारा इवन नंबर क्या निकलेगा, 4 निकलेगा। जब हम n का वैल्यू 3 डालेंगे तो हमारा नंबर क्या बनेगा गाइस, हमारा नंबर बनेगा 6। तो इस तरीके से आप एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन कर सकते हो कि सीक्वेंस में क्या था, वो एक रूल से फॉलो हो रहे थे, ठीक है। प्रोग्रेशन में भी रूल है, बट आप कहीं ना कहीं उस रूल को एक फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हो, एक फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब मैथ्स में क्या है कि सारे अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स सीक्वेंस नहीं होते, सारे अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स सीक्वेंस नहीं होते। जैसे प्राइम नंबर हो गया, तो उसमें भी हम नंबर्स को अरेंज कर रहे हैं, एक डेफिनेट रूल के साथ अरेंज कर रहे हैं, लेकिन आप उसको प्रोग्रेशन की कैटेगरी में नहीं ला सकोगे, क्योंकि प्रोग्रेशन की कैटेगरी में वही सीक्वेंस ऑफ नंबर्स आएंगे जिनको हम एक डेडिकेटेड फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे इवन नंबर हो गया, ऑड नंबर के लिए फॉर्मूला होता है, 5 के मल्टीपल्स के फॉर्मूला हो जाएंगे, 10 के मल्टीपल्स के फॉर्मूला हो जाएंगे, ठीक है। खाली ये नहीं, आप देखो स्क्वायर भी हो गया, और एग्जांपल भी ले सकते हैं, स्क्वायर्स की बात कर सकते हैं हम लोग। स्क्वायर्स में जैसे नेचुरल नंबर का स्क्वायर लिखना शुरू करें तो 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला है n स्क्वायर। n का वैल्यू 1 डालो, आउटपुट 1 निकलेगा, n का वैल्यू 2 डालो, आउटपुट 4 निकलेगा, दूसरा टर्म निकलेगा। n का वैल्यू 3 डाल रहे, तीसरा टर्म निकल रहा है, n का वैल्यू 4 डालो, चौथा टर्म निकलेगा, इस तरीके से, ठीक है। तो क्या ये छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर है गाइस? सीक्वेंस एक रूल फॉलो करता है, प्रोग्रेशन में रूल होता है, और आप उसके जनरल टर्म को एक फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हो, या ये कह सकते हैं कि हम एक उस पूरे अरेंजमेंट को एक फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें n का वैल्यू 1 डालेंगे तो पहला टर्म निकल कर आएगा, n का वैल्यू 2 डालोगे दूसरा टर्म निकल कर आएगा, n का वैल्यू 3 डालोगे तीसरा टर्म निकल कर आएगा, एंड सो ऑन। तो जस्ट गिव मी अ कंफर्मेशन स्टूडेंट्स, क्या ये इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? प्रोग्रेशन समझ में नहीं आया उतने अच्छे से? निहारी का प्रोग्रेशन का मतलब एक तरीके के अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स ही है, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है, बस उसमें ये खासियत है कि आप उसको एक फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप उसको एक फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हो, और उस फॉर्मूला में n की वैल्यू 1 डालोगे, पहला टर्म निकल कर आएगा, n की वैल्यू 2 डालोगे, दूसरा टर्म निकल कर आएगा, n की वैल्यू 3 डालोगे, तीसरा टर्म निकल कर आएगा, एंड सो ऑन। इसलिए हम कहते हैं कि जब इसके जनरल टर्म को एक फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हो, तब जो हमारे पास सीक्वेंस आता है उसी को हम प्रोग्रेशन बोलते हैं। सीक्वेंस को प्रोग्रेशन कब बोलोगे? जब आप एक अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स को एक फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे सबसे आसान एग्जांपल हो गया स्क्वायर का, n स्क्वायर लिखा हुआ है, n का वैल्यू 1 डालोगे तो 1 स्क्वायर 1 आएगा, n का वैल्यू 2 डालोगे तो 2 स्क्वायर 4 आएगा, n का वैल्यू 3 डालोगे तो 3 स्क्वायर 9 आएगा, n का वैल्यू 4 4 स्क्वायर 16। तो इस तरीके से ये सीक्वेंस आगे बढ़ रहा होगा। आयुष आप लेट आए थे ना, आप लेट आए थे, राइट? तो अभी आप रिकॉर्डिंग देखोगे, ठीक है, रिकॉर्डिंग देखोगे आयुष। 3:10 पे आकर आप नहीं डिमांड कर सकते, सॉरी। ओके, सो अब हम बात करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आप समझ सकते हो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में वो प्रोग्रेशन वर्ड छुपा हुआ है, और अभी हमने बात किया कि प्रोग्रेशन क्या होता है, ये एक तरीके का सीक्वेंस होता है जहां पे आप जनरल टर्म ऑफ द फॉर्म, जहां पे आप जनरल टर्म को एक फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हो। तो सिमिलरली यहाँ पे भी देखोगे तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो प्रोग्रेशन वर्ड है, इसका मतलब कि वहां पे भी हम एक जनरल टर्म का फॉर्मूला लिख पाएंगे,
एक फॉर्मूला होगा जहां पे उस फॉर्मूले के हेल्प से हम n पुट करेंगे तो आउटपुट निकल कर आएगा, राइट। अच्छा, इससे पहले मैं चाहूंगा कि चलो एक दो थोड़े से क्वेश्चंस कर लिए जाए, सो दैट थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाओ आप लोग। मान लो क्वेश्चन कैसे होते हैं, अभी हम बात करें एक्सरसाइज 5.1 के अंदर। हाँ, एक्सरसाइज 5.1 के ऊपर, ये आपके एनसीईआरटी का बात कर रहा हूँ। ऐसा जितना कोई खास इंपॉर्टेंट तो है नहीं है, बट 1 मार्क के लिए एक 1 मार्क क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 से 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, वो भी एक ही आएगा, दो भी नहीं आएंगे इन बोर्ड्स। तो एक बार इसको देख लेते हैं कि इसमें एक्चुअली में क्वेश्चंस किस तरीके के होते हैं। तो मान लीजिए कि मैं आपको एक रैंडम सा क्वेश्चन लिख रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि कोई एक जनरल टर्म है 3 - 4n करके, कोई एक जनरल टर्म मतलब एक सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस के अंदर जनरल टर्म का एक्सप्रेशन लिखा गया है an = 3 - 4n करके, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द फर्स्ट three terms, find the first three terms of the sequence, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द फर्स्ट 3 terms of the sequence। आपको क्या करना होगा स्टूडेंट, जब आपको यहाँ पे फर्स्ट टर्म कैलकुलेट करना है, जब आपको फर्स्ट टर्म कैलकुलेट करना है तो आप एक्चुअली में क्या करोगे, आप n की वैल्यू 1 डालोगे। पहले n की वैल्यू 1 डालोगे तो आपका a1 आएगा कितना, a1 आएगा 3 - 4 × 1, है ना। an का मतलब होता है गाइस, an का मतलब होता है nth टर्म, कोई भी टर्म जो होगा उसके अंदर वो फॉलो करेगा 3 - 4n, कोई भी टर्म जो होगा ना उसके अंदर वो फॉलो करेगा 3 - 4n। तो जब हम n का वैल्यू 1 डालेंगे तो हमको मिलेगा फर्स्ट टर्म, तो 3 - 4 × 1, ये आपका 3 - 4 हो गया 7, सॉरी -1, तो ये आपका फर्स्ट टर्म निकल कर आ गया। सिमिलरली अगर हम बात करें सेकेंड टर्म का, तो सेकेंड टर्म में n का वैल्यू, सेकेंड टर्म में n का वैल्यू 2 डालोगे तो अब आपको a2 जो मिलेगा वही आपका सेकेंड टर्म होगा। वैल्यू कैसे ऑब्टेन करोगे, तो 3 - 4 × 2, 3 - 4 × 2, अब ये 3 - 8 हो गया, 3 - 8 का वैल्यू हो गया -5। थर्ड टर्म कैसे ऑब्टेन करेंगे हम लोग, तो n का वैल्यू आप 3 रखोगे, n का वैल्यू 3 रखोगे तो a3 हो जाएगा आपका 3 - 4 × 3, तो 3 - 15 - 12, सॉरी 3 - 12, तो ये -9 हो गया, है ना। एकदम सिंपल सिंपल तरीके से ये चलता है। लेट मी टेक टू एनसीईआरटी वंस, एक बार मेरे को एनसीईआरटी ओपन कर लेने दो, मैं आपको वहां पे दिखा देता हूँ कि एक्सरसाइज 5.1 में एग्जैक्टली किस तरीके के क्वेश्चंस रहते हैं। मीनवाइल आपको तब तक मैं एक क्वेश्चन देता हूं, चलिए। तो ये किसी एक प्रोग्रेशन का जनरल टर्म का एक्सप्रेशन है। आप मेरे को जल्दी से चैट बॉक्स में पहले 3 टर्म्स लिखिए, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहले 2 ही टर्म्स करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म्स। चलिए, कोई भी प्रोग्रेशन होगा उसका जनरल टर्म का एक्सप्रेशन है 4 + 5n²। आपको उसके पहले 2 टर्म्स की वैल्यू बतानी है। वेरी गुड सुमित,
सुमित सही लिखे हो, अंश गलत। अंश तुक्काबाजी बहुत चल रहा है, कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो या क्या, बट गलत लिखे हो। निहारिका सही लिखी हो, रागिनी गलत, युवराज गलत, आयुष सही है, कंगना सही है, पिंकी मैंने 2 टर्म्स पूछे थे, आप गलत लिखे हो ऐसे। फराज तीसरा टर्म लिखे भी हो तो गलत लिखे हो, तीसरा टर्म, अच्छा तीसरा टर्म लिखे हो, ठीक है। यस दिव्यांशु। अगम्या गलत, आकाश सही है, युवराज अभी सही है। सो लेट्स हैव द डिस्कशन देन। पहला टर्म के लिए क्या करोगे, n का वैल्यू 1 रखोगे, तो n का वैल्यू 1 रखोगे तो 5n² जो है वो आपका हो जाएगा 5 into 1 square, तो दिस विल बी 4 plus 5 which is 9। फिर आते a2, a2 में क्या हो जाएगा 4 plus 5 into 2 का स्क्वायर, सो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 5 20, तो ये हो गया 24। तो फाइनली आपका पहला टर्म है 9 और आपका दूसरा टर्म है 24। दिव्यांशु पूछ रहा है कि कैन वी पुट द वैल्यू ऑफ n एज 0। नहीं दिव्यांशु, अगर पुट कर सकते हो तो क्वेश्चन बता देता है, जनरली पुट करना होता है तो जनरली क्वेश्चन आपको बता देगा, ठीक है। अंश जल्दी नहीं किए, गलती किए हो, जल्दी कुछ नहीं था, आपके स्पीड में और भी लोगों के आंसर आए हैं, आपसे पहले ही आए हैं, आपने बस गलती की है उसमें। ओके, तो गाइस वेट अ मिनट, पहले एक बार हम इधर आने से पहले थोड़ा सा एपी के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ये आपको आइडिया हो गया था कि किस तरीके से निकालना है। अब मैंने जो पीछे जो अभी केसेस लिखे हैं ना, ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है, ये एक अलग सीक्वेंस था, ठीक है। अब हम जानते हैं सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, और उसके बाद हम एक्सरसाइज 5.1 को कर पाएंगे। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहता है अ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ कांस्टेंट नंबर टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म। प्रीसीडिंग वर्ड का मतलब होता है प्रीवियस, यहाँ जो प्रीसीडिंग दिख रहा है इसका मतलब होता है प्रीवियस, ठीक है। तो यहाँ पे एडिंग भी हो सकता है, और एक आप ये लगा लेना, और सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है। तो क्या कह रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस इन विच each term is obtained or by adding or subtracting a constant number to its previous term। ये एक तरीके का सीक्वेंस है जहां पे हमको अगला टर्म कब मिलता है, हमको अगला टर्म तब मिलता है जब हम पिछले टर्म में या तो एक कांस्टेंट नंबर ऐड करते हैं या फिर एक कांस्टेंट नंबर सब्ट्रैक्ट करते रहते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे ऐड करते रहोगे तो एपी बढ़ते जाएगा, या फिर धीरे धीरे सब्ट्रैक्ट करते रहोगे तो एपी डिक्रीज होते जाएगा। तो ये जो कांस्टेंट नंबर जिसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, ये जो कांस्टेंट नंबर जो है जिसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। एग्जांपल के तौर पे देखो, यहाँ फिलहाल एक एग्जांपल है 2 6 10 14 18 एक्सेट्रा is an arithmetic progression in which the common difference is 4। अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे स्टूडेंट्स, तो 2 से हम 6 की तरफ आए, कितना इंक्रीज हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है 4 का। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 6 जो मेरा सेकेंड टर्म था, ये सेकेंड टर्म कैसे ऑब्टेन किया मैंने, जब मैंने फर्स्ट टर्म में 4 को ऐड किया। ये 6 मैंने कैसे, ये 6 मेरा सेकेंड टर्म है,
तो मैंने सेकेंड टर्म को कैसे ऑब्टेन किया, जब मैंने पिछले टर्म में 4 ऐड किया। सिमिलरली देखो अभी 6 से 10 कैसे ऑब्टेन किया मैंने, तो अगेन मैंने 4 को ऐड किया है। 10 से 14 कैसे ऑब्टेन किया मैंने, 4 ऐड किया है। 14 से 18 कैसे आया है, 4 ऐड किया है। ठीक है, तो प्लेन एंड सिंपल आप देख सकते हो कि अगला टर्म कैसे ऑब्टेन करें हम लोग, पिछले टर्म में 4 ऐड कर रहे हैं। राइट, कैसे ऑब्टेन करें अगला टर्म, पिछले टर्म में 4 ऐड कर रहे हैं। तो ये जो कांस्टेंट नंबर जो ये ऐड हो रहा है इसी को बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। तो इसीलिए इस एग्जांपल को एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाएगा, और इसमें जो कॉमन डिफरेंस होगा उसकी वैल्यू होगी 4। जो कॉमन डिफरेंस होगा उसकी वैल्यू होगी 4। ठीक है, जैसे कि आप देखिए कि क्या ये के अच्छा ये एक एपी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपी। इसमें से कौन से आपको एपी लग रहे हैं, बस वो सोचने की कोशिश करो। मैं एक छोटा सा पोल लॉन्च करता हूं और मैं साथ में लिख देता हूं ऑप्शन डी एक डाल देता हूं नोटा करके, और मैं पोल ऑन कर रहा हूं। ठीक है, पोल पे मार्क कीजिएगा। अच्छे से सोचो गाइस, अच्छे से सोचो, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हो, टेक योर टाइम, नो प्रॉब्लम। मैं पोल को 1-1.5 मिनट के बाद एंड करूंगा, 1 मिनट के बाद ही एंड करूंगा। गाइस तुक्काबाजी नहीं। सुमित का एक क्वेश्चन है कि सर कैसे पता चलेगा कि ये यहाँ पे ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। सुमित, अगर सीक्वेंस धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, सीक्वेंस धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है मतलब एडिशन हो रहा है, और सीक्वेंस अगर घटते जा रहा है तो सब्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, और अगर गाइस अगर आपको लगता है कि वो एपी है तो कॉमन डिफरेंस भी चैट में बताइए। अगर आपको लगता है कि एपी है तो कॉमन डिफरेंस भी बताइए। चलो 1.5 मिनट हो गया, मैं इसको एंड कर रहा हूं यहाँ पे, और रिजल्ट लॉन्च कर शेयर करके कोई फायदा नहीं है। मैं दिखा देता हूँ हुआ क्या है। रीजन इज गाइस, इट वाज जस्ट अ ट्रिक क्वेश्चन। मैं देखना चाहता था कितने लोग ध्यान से सुन रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ो तो, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस इन द फॉलोइंग एपी। तो पहले बता दिया कि सारे के सारे एपी है। पहले ही बता दिया गया कि सारे के सारे एपी है। चैट में मुझे एक इंसान ने भी नहीं बोला कि सर सारे क्वेश्चन एपी है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस इन द फॉलोइंग एपी। इसका मतलब ए भी एपी है, बी भी एपी है, सी भी एपी है। आपसे सिर्फ इतना ही पूछ रहा था कि बताओ कॉमन डिफरेंस कितना है। ठीक है, युवराज कह रहा है मेरा आंसर नोटा था। तब तो युवराज आप तो अलग लेवल पे आंसर किए हो, है ना, क्योंकि आपसे एपी पूछ रहा था। देखो अब यहाँ पे पहले वाले के केस में हम क्या कह सकते हैं, 2 से 3.5 हो गया, कितना बढ़ा, 2 से 3.5, कितना कितना आगे निकल गया, 1.5 आगे निकल गया। 3.5 से 5 कितना आगे निकल गया, अगेन 1.5 आगे निकल गया, है ना। 5 से 6.5 अगेन 1.5 ऐड हो रहा है। तो इस तरीके से आप सिंपल सा ऑब्जर्वेशन कर सकते हो कि 1.5 करके बढ़ रहा है। सेकेंड टीपी में देखो तो 5 से 14। अच्छा, एक सिंपल सी टेक्निक होती है यहाँ पे, अगर वो ऑलरेडी आपको पता चल गया कि इट इज एन एपी, अगर आपको पहले से पता चल गया है कि इट इज एन एपी, तो जो कॉमन डिफरेंस आपको फाइंड करना होता है, वो क्या होगा, दैट विल बी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, a2 माइनस a1। ओके, यहां पे लिख देता हूं
सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सेकेंड वाले में देखिए फर्स्ट टर्म है 5, सेकेंड टर्म है 14, तो 14 माइनस 5 करोगे तो कितना हो जाएगा, 14 माइनस 5 करोगे तो हो जाएगा 9। तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे 9 आ रहा है, यहाँ पे इसीलिए 9 आएगा, यहाँ पे भी 9 है। देखो ना 14 में 9 ऐड करो 23 आ रहा है, 23 में 9 ऐड करो 32 आएगा, 32 में 9 ऐड करो 41 आएगा, ठीक है। तो हम सेम कांस्टेंट नंबर ऐड होते जा रहे हैं। सी वाला सबको कंफ्यूज कर रहा है, राइट। सी वाले में देखिए सेम नंबर है ना, सेम नंबर चलते जा रहा है। तो अगर आप यहाँ पे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करोगे, जो मैंने आपको टेक्निक बताया है कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए, तो अगर आप सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हो तो यहाँ पे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना आ रहा है, खुद ही बताओ। यहाँ पे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना आ रहा है, दैट इज 7 माइनस 7 0 ना। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जीरो कहलाएगा, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जीरो कहलाएगा स्टूडेंट्स। क्यों जीरो कहलाएगा, क्योंकि वो भी तो एक कांस्टेंट है ना, वो भी तो एक कांस्टेंट है। मैंने आप लोगों को एपी का डेफिनेशन क्या बोला है, एपी एक तरीके का सीक्वेंस है जहां पे हम अगला नंबर कैसे ऑब्टेन करते हैं, एक कांस्टेंट नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके। तो आप कह सकते हो कि पिछले टर्म में या तो जीरो ऐड हुआ था या जीरो सब्ट्रैक्ट हुआ था, तो डेफिनेशन तो फॉलो कर रहा है प्रॉपर्ली, डेफिनेशन तो प्रॉपर्ली फॉलो कर रहा है, कोई गड़बड़ नहीं दिख रहा वहां पे, ठीक है। सो इसको ध्यान रखिएगा। कंगना पूछ रही है कि इसमें सिर्फ नेचुरल नंबर ही होगा, जरूरी नहीं है कंगना, इट कैन बी अ फ्रैक्शन आल्सो, इट कैन बी अ फ्रैक्शन एज वेल। लेट्स से आई गिव यू अ क्वेश्चन, सबको इस क्वेश्चन को ट्राई करें। चलिए यहां पे बताओ तो कॉमन डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस। आयुष गरबर, कंगना गरबर, दिव्यांशु गरबर, निहारिका गरबर, राहुल अंश गरबर, युवराज ने सही लिखा है, सुमित ने सही लिखा है, कंगना अगम्या अभी भी गड़बड़ है, रश्मि गलत, रागिनी सही है, निहारिका गलत, तरन सही है। अभी तक जल्दी जल्दी करने के चक्कर में गलतियां देखो, अभी तक सिर्फ युवराज, सुमित, तरन, रागिनी, दिव्यांशु, अंश, आकाश, अभी इन लोगों के आंसर सही है। देखो आप लोगों ने भावनाओं में बह के 6, बहुत लोगों का आंसर 6 आ रहा था, कैसे, उन्होंने देखा कि 2 से 8 प्लस 6, फिर देखा 8 से 14 प्लस 6, यहां भी देखा प्लस 6, तो बोल दिया कि सर कॉमन डिफरेंस 6 है, लेकिन फ्रैक्शन है यार फ्रैक्शन है। तो आपको कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका मैंने क्या बताया हुआ है, कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका क्या बताया है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म इज 8/3, फर्स्ट टर्म इज 2/3। नाउ सिंस दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी वही रहेगा, ऊपर 8 माइनस 2 आ गया, 8 माइनस 2 इज 6, 6 upon 3, 6 upon 3 is 2, and this is your common difference, ठीक है, this is your common difference। चलो एक एक सवाल पूछना है मेरे को,
क्या ये एक एपी है? जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ, क्या जो मैंने अभी सीक्वेंस लिखा क्या वो एक एपी है? कंगना गलत, निहारिका सुमित सही है, राहुल सही है, तरण गलत, रागिनी एंड अंश गलत, दिव्यांशु सही है, आयुष सही है, अगम्या सही है, पराग सही है, रश्मि गलत, युवराज गलत, आकाश सही है। अगेन प्लीज आप लोग पैटर्न्स, ठीक है आप लोग को पैटर्न दिख रहा है, 7 बढ़ते जा रहा है। जनरली यहाँ पे लोगों का आंसर जो आ रहा था, उन्होंने देखा कि पहले वाले में 1 7 है, अगले वाले में 2 7 है, उसके आगे में 3 7 है, तो जल्दी जल्दी में भावनाओं में बह गए और आपने बोल दिया कि यस दिस इज एन एपी। बट एपी के लिए आपको क्या बोला गया है? कॉमन डिफरेंस होना चाहिए ना। एपी के लिए आपको कॉमन डिफरेंस बोला गया है, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जब एपी टेस्ट करना होता है, जब आपको एपी टेस्ट करना है तो आपको डिफरेंस कैलकुलेट करते रहना होगा, डिफरेंस कैलकुलेट करते रहना होगा। जैसे कि अगर हम बात करें सेकंड टर्म, तो यहाँ पे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अगर करते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं तो कितना होगा? 0.77 माइनस 0.7, ठीक है 0.77 माइनस 0.7, तो इसका आउटपुट क्या निकल कर आ रहा है? 0.07 निकल कर आएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम लोग थर्ड टर्म, मतलब ये कह सकते हो कि यहां से अगर हम यहां गए तो कितना ऐड हुआ है? ये ऐड हुआ है प्लस 0.07, ठीक है 0.07 ऐड हुआ है। अब हम लोग थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करते हैं, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करते हैं, देखते हैं कि थर्ड टर्म में कितना ऐड करके सेकेंड टर्म लाया गया है। तो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म जब करोगे तो थर्ड टर्म की वैल्यू है 0.777 और सेकेंड टर्म की वैल्यू है 0.77। तो 0.777 में से जब हम 0.77 को माइनस करेंगे तो अब आपके पास 0.007 बचेगा। अब देख सकते हो ना वैल्यू अलग अलग हो गई। कितना है यहाँ पे? यहाँ पे आ रहा है 0.007। अब क्लियरली गाइस इट्स वेरी क्लियर, सिंस 0.07 is not equal to 0.007, therefore the common difference is not same। आप ये कह सकते हो the common difference is not same। और अगर कॉमन डिफरेंस ही सेम नहीं आया, अगर कॉमन डिफरेंस ही सेम नहीं आया तो फिर ये एपी का है का। ठीक है, तो सीखे हो ना, छोटी सी देखो, आपको हमेशा किस चीज पे ऑब्जर्व करना चाहिए? जो एक पर्टिकुलर मेथड हम फॉलो कर रहे हैं। जैसे अगर हम फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे कॉमन डिफरेंस इज सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, एपी दिया हुआ था, कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो आप क्या करोगे? आप सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करोगे। लेकिन अगर आपको एपी पहचानना है, अगर आपको पहचानना है कि ये एपी है या नहीं, तो आपको क्या करना चाहिए? पहले सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करो, नंबर देखो, फिर थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करो, नंबर देखो। अगर दोनों वैल्यू सेम है तो फिर आगे उस सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करो। आप उसको तब तक करते रहोगे जब तक वो आपको अलग ना दिखे। जैसे यहाँ पे आपको मैंने 5 नंबर दिए, 5 टर्म दिया है, तो अगर आपको सेम आते रहता तो आप क्या करते? हर जगह सेम आ रहा होता तब हम कहते कि ये एक एपी होगा। लेकिन अगर आपने सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म किया, उधर आया x, फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म किया, उधर भी आया x, फिर फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म किया, वहां पे आ गया y, तो अब ये वैल्यू चेंज हो गई, फिर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा। क्योंकि अगर इसको सेम होना होता तो हर जगह सेम होगा, सेम होना होता तो हर जगह सेम होता स्टूडेंट, ठीक है। और हर जगह सेम नहीं था
इसलिए वो एपी नहीं कहलाएगा उस केस में। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट थोड़ा सा आते हैं एनसीईआरटी के ऊपर। तो ये आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.1 है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 को ट्राई करो, सब कोई क्वेश्चन नंबर 1 को ट्राई करो। वन के पहले 2 क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन नंबर 2 का पहला 2 क्वेश्चन, ये ट्राई करोगे आप लोग। आपको मैं टाइम दे रहा हूं 5 मिनट का। ट्राई कीजिए 5 मिनट्स, जल्दीबाजी में गलती ना करो। अंश पूछ रहा है फेयर मींस, अंश फेयर मतलब भाड़ा होता है, टैक्सी फेयर मतलब टैक्सी का भाड़ा। सुमित सेकंड वाला तो ठीक है, बट फर्स्ट वाले में तो दिक्कत होनी चाहिए, फर्स्ट वाले को पहले करो। ठीक है तरन, आयुष ठीक है। सब चैट में ऑलमोस्ट सही आंसर ही लिख रहे हो। गाइस चैट में एक एक क्वेश्चन का आंसर देने के जगह पे ना सारे करने, जो मैंने टिक मार्क किए हैं 1 का पहला दोनों और 2 का पहला दोनों, दो तो टोटल 4 क्वेश्चन है।
मैं आप लोगों को सॉल्यूशन बताऊंगा, तो टेंशन मत लो। कोशिश ये रखो कि जैसे सबसे ज्यादा कोई कंफ्यूज होगा ना, तो क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड वाले में होगा। क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड वाले में होने के चांसेस है। यस युवराज, देखो 8-8 से बढ़ रहा है ना। Okay, so I think you got enough time, students. We can have the discussion. ठीक है, तो आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट कह रहा है द टैक्सी फेयर। अब कोई मैसेजेस नहीं करेगा, अब सब यहां सुनेंगे। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, when the fare is rupees 15 for the first kilometer and rupees 8 for each additional kilometer। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, मान लीजिए आप इसको मेरे साथ साथ अपने नोटबुक में नोट कीजिएगा, क्योंकि ये जो मैं अभी बुक के ऊपर लिख रहा हूँ इसका पीडीएफ में नहीं आएगा। तो फर्स्ट किलोमीटर अगर आपने टैक्सी में बैठे हो और एक ही किलोमीटर ट्रेवल किए हो, तो आपका फेयर कितना बनेगा? आपका फेयर बनेगा 15 रुपए का। फिर सेकंड में अगर आप 2 किलोमीटर के लिए गए हो, अगर आप 2 किलोमीटर के लिए ट्रेवल किए हो, तो क्वेश्चन के हिसाब से भाड़ा कैसे कैलकुलेट किया जा रहा है? तो भाड़ा कैलकुलेट किया जा रहा है टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। इसका मतलब है पहला किलोमीटर में आपको पे करना है 15 रुपए, पहला किलोमीटर में आपको पे करना है 15 रुपए, और उसके बाद हर अगले किलोमीटर पे आपको 8 रुपए पे करना है। तो जब आप फर्स्ट किलोमीटर पे 15 पे किए हो, लेकिन अगर आप 2 किलोमीटर ट्रेवल करते हो तो पहला किलोमीटर पे 15 रुपया और अगला किलोमीटर पे 8 रुपया, तो 15 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 23 रुपए हो जाएंगे। तो अगर आप उस टैक्सी से 2 किलोमीटर के लिए चलते हो तो आपको 23 रुपए पे करने पड़ेंगे। अगर आप उसी टैक्सी से 3 किलोमीटर के लिए चलते हो तो अब पहला किलोमीटर के लिए 15 रुपया और अगले 2 किलोमीटर के लिए 8 रुपए प्रति किलोमीटर के रेट से आपको पे करना पड़ेगा। तो 15 प्लस 16 हो जाएगा 31। अगर 4 किलोमीटर के लिए ट्रेवल करते हैं तो इस 4 किलोमीटर का भाड़ा टोटल कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? पहला किलोमीटर पे 15 रुपया और अगले 3 किलोमीटर के लिए 8 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। तो दैट विल बी 3 into 8। So finally this becomes 15 plus 24 which is 39। Okay, 15 plus 24 which is 39। कोई दिक्कत किसी को भी तो प्लीज हैंड रेज करें। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है तो प्लीज हैंड रेज करें। अब आपसे अगला सवाल इसमें पूछा गया है कि बताइए क्या ये एक एपी हो रहा है? तो बिल्कुल ये एक एपी है, क्योंकि 15 से 28 23 आया है, 8 बढ़ा है, राइट। 23 से 31 आया है, फिर से 8 बढ़ा है, 31 से 29 पे आया है, फिर से यहाँ पे 8 बढ़ा है। तो 8-8 से वैल्यू बढ़ते जा रही है, तो ये एक एपी कहलाएगा, है ना? ये एक एपी कहलाएगा। आप में से बहुत लोगों का फर्स्ट का आंसर आया हुआ था, फर्स्ट का आंसर बहुत लोगों ने किया हुआ था, तो अच्छी बात है। तो नेक्स्ट
कोई दिक्कत है किसी को तो हैंड रेज करे, वरना मैं इसको रिमूव करता हूँ। आई विल गिव यू 10-15 सेकंड, जल्दी नोट डाउन कर लो। अगर जिससे नहीं हुआ है वो जल्दी इसको नोट डाउन कर ले। युवराज बता रहा हूँ सेकेंड वाला। यस अंशु कैन, बट आफ्टर द क्लास इसको लिख लीजिएगा। ऐसा नहीं कि फोन का बस गैलरी बढ़ते जा रहा है स्क्रीनशॉट से लिखकर। यस अंकित, पेरेंट्स मीट ऑनलाइन होगा। ओके तो डन यार, क्या ओके डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा। द अमाउंट ऑफ air present in a cylinder, the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in a cylinder at a time। ये कह रहा है कि जब आप वैक्यूम पंप मारते हो, जब आप वैक्यूम पंप मारते हो तो क्या हो रहा है, जितना भी हवा था उस सिलेंडर में उसका 1/4 हवा बाहर निकल जा रहा है। जितना भी हवा था पहले उसका 1/4 हवा बाहर निकल जा रहा है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि इनिशियली, सेकेंड वाला लिख रहा हूं, हाँ, मान लेते कि इनिशियली वहां पे एक्स था, एक्स वॉल्यूम मान लो, चाहे एक्स सेंटीमीटर क्यूब, एक्स लीटर मान लो, कुछ भी वॉल्यूम का जो यूनिट मानना है मान लो, वो वैल्यू था एक्स। जब आपने फर्स्ट टाइम पंप मारा, फर्स्ट टाइम पंप मारा, ठीक है, या पहला बार जब एयर को रिमूव किया, पहला बार जब एयर को रिमूव किया, तो फर्स्ट टाइम एयर रिमूवल, फर्स्ट टाइम एयर रिमूवल जब हुआ, तो अब आपके पास कितना बचा है कहने के लिए, x में से आपने कितना कम कर दिया, x का 1/4 कम कर दिया, x में से x का 1/4 कम कर दिया, तो x माइनस एक्स बाई फोर, x माइनस एक्स बाई फोर कितना हो गया, तो ये हो गया आपका 3x बाई फोर। ठीक है गाइस, सिंपल सी लॉजिक है ना। अगर आप किसी चीज में से 1/4 बाहर निकालते हो तो बचता कितना है, 3/4 बचता है कि नहीं? टेल मी यस और नो इन द चैट बॉक्स। अगर हम किसी भी चीज का 1/4 बाहर निकाल रहे हैं हर एक स्टेप में, तो हमारे पास कितना बचेगा, 3/4 बचेगा। जैसे मान लो कि ये वही लॉजिक हो गया ना, अगर हम हर स्टेप में आधा निकाल रहे हैं, मान लो कि आपके पास 10 लीटर पानी था, आप एक बार में पहले उसका आधा किए, तो 10 लीटर कितना बन गया, 5 लीटर बन गया। अब आप 5 लीटर का आधा किए, तो 5 लीटर में से 2.5 लीटर निकल गया, 2.5 लीटर बचा। अब 2.5 लीटर जो बचा है उसको हाफ कर रहे हो, तो 2.5 लीटर का आधा करोगे तो हो गया 1 लीटर 250 ml, फिर उसका आधा करोगे तो 625 ml, है ना। तो इस तरीके से जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को अगर समझ पा रहे हो तो यहाँ पे उसका एप्लीकेशन कर लो कि अगर 1/4 बाहर निकल रहा है, अगर 1/4 बाहर निकल रहा है तो 3/4 बच रहा होगा। जैसे यहीं पे देख लो ना, हमने जब 1/4 रिमूव किया तो हमारे पास कितना बचा, 3x बाई 4 बचा। ये जो 3x बाई 4 है, इसको मैं कह सकता हूँ 3/4 ऑफ x, इसको मैं कह सकता हूँ ना 3/4 ऑफ x। और ये कैसे करोगे, ये रेशियो कैसे आया, तो 1 माइनस 1/2, सॉरी 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/4 करोगे तो रेशियो कितना आएगा, 3/4 आएगा। ठीक है, तो अगर आप ये चीज को समझ पा रहे हो, तो यहाँ पे अब हम अगर बात करें सेकेंड टाइम एयर रिमूवल, सेकेंड टाइम अगर एयर रिमूवल करते हैं तो अब हमारे पास कितना बचेगा, अब हमारे पास 3/4 बचेगा, किसका, 3/4 x का। क्योंकि अब आप जब सेकेंड टाइम एयर को रिमूव कर रहे होगे वैक्यूम पंप से, तो अब आपके पास x नहीं था ना, अब आपके पास 3x बाई 4 था, तो 3x बाई 4 का 3/4 बचेगा, 3x बाई 4 का 3/4 बचेगा, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 9/16 टाइम्स ऑफ x।
वो हो जाएगा आपका 9/16 टाइम्स ऑफ x। फिर आते थर्ड टाइम के ऊपर, जब आप तीसरी बार a रिमूव करोगे तो आपके पास अब कितना बचेगा, तो हमारे पास बचेगा 3/4 ऑफ 9/16 ऑफ x। ठीक है, 3/4 ऑफ 9/16 ऑफ x। तो अगर हम इस बार अब वैल्यूज को कैलकुलेट करें, अगर हम यहाँ पे वैल्यूज को अब कैलकुलेट करना शुरू करें, तो हमारा a1 मतलब पहला टर्म था x, हमारा a2 दूसरा टर्म बचा 3x/4, हमारा तीसरा टर्म हुआ a3 which is 9/16 टाइम्स ऑफ x, हमारा चौथा टर्म हुआ a4 which is 27/16 4 64 टाइम्स ऑफ x। अब अगर आप यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालने की कोशिश करते हो तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे, a2 माइनस a1 करोगे, a2 का वैल्यू है 3x/4 और a1 का वैल्यू है x, तो 3x/4 माइनस x करेंगे तो कितना होगा, ये आएगा -x/4। कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग। फिर सिमिलरली अगला डिफरेंस निकालते हैं a3 माइनस a2, तीसरा टर्म में से जब दूसरे टर्म को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9/16 टाइम्स ऑफ x माइनस 3x/4। अब अगर हम यहां पे सब्ट्रैक्शन करते हैं तो यहां आ जाएगा -3x/16, यहां पे आ जाएगा -3x/16। तो आप देख सकते हो क्या यहाँ पे कि पहला हमारा डिफरेंस कितना आया था, -x/4 आया था, अभी हमारा डिफरेंस कितना आया है, 3x/16 आया है। तो आप ही बताइए क्या ये एक एपी हो सकता है, क्या ये एक एपी हो सकता है? द आंसर इज नो, बिकॉज वो डिफरेंस ही सेम नहीं आ रहा है, बिकॉज वो डिफरेंस ही सेम नहीं आ रहा है। ठीक है, एक बार मैं जल्दी से इस प्रोसेस को दोबारा समझा रहा हूं। पहले हमने माना कि वहां पे x लीटर्स था हवा, और हर स्टेप में हम 1/4 जो भी हमारे पास है उसका 1/4 निकाल दे रहे हैं। तो 1/4 जब रिमूव कर दोगे तो 3/4 हमेशा बचेगा। तो x में से 1/4 हटाया तो 3/4 बचा, 3x/4 बचा। सेकेंड टाइम जब a रिमूव करेंगे तो अब हमारे पास 3/4 बचेगा, लेकिन 3/4 किसका, जितना हमारे पास प्रेजेंट है, हमारे पास प्रेजेंट था 3x/4, तो 3x/4 का 3/4 बचेगा। तो इसलिए 3x/4 इंटू 3/4 इंटू 3x/4, यहां पे देखिए 3/4 इंटू 3x/4, ये वैल्यू निकली 9x/16, ये वैल्यू निकली 9x/16। अब आते हैं तीसरे टर्म की तरफ। तीसरे टर्म में तीसरा टाइम जब कैलकुलेट करोगे तो अब क्या होगा, अब 3/4 बचेगा सेकेंड स्टेप में जितना था। तो सेकेंड स्टेप में हमारे पास 9x/16 था, 9x/16 का 3/4, तो वो हो जाएगा 27/64 टाइम्स ऑफ x। तो इस तरीके से हमने पहले 4 वैल्यूज निकाल लिए। अब हमको देखना था कि एक एपी है या ये एपी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हमने सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कैलकुलेट किया, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कैलकुलेट किए तो 3x/4 माइनस x हुआ, वो -x/4 बन गया। थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म किए तो 9x/16 माइनस 3x/4 किए, वो -3x/16 आया। तो क्योंकि ये दोनों वैल्यूज ही सेम नहीं आए तो हमको चौथा टर्म माइनस तीसरा टर्म करने की जरूरत नहीं है। भले ही हमने वहां पे चौथा टर्म का वैल्यू लिखा है, लेकिन हमारा तीसरा टर्म से ही काम हो गया। सेकेंड माइनस फर्स्ट का वैल्यू कुछ आया, तीसरा टर्म माइनस सेकेंड टर्म का वैल्यू कुछ और आया, अलग अलग वैल्यूज था, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। और अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ये एक एपी नहीं कहलाएगा। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी। आई थिंक यहां तो सबने कर लिया होगा। अगर इसकी बात करें तो a का वैल्यू 10 दिया हुआ है, तो आपका a1 का वैल्यू 10 हो गया, a2 का वैल्यू क्या होगा, a2 का वैल्यू 10 + 10 हो गया 20, है ना। a3 का वैल्यू क्या होगा, तो अब ये a2 में 10 ऐड होगा, a2 में 10 ऐड होगा मतलब 20 + 10, तो ये हो गया आपका 30। A4 के लिए क्या होगा, चौथा टर्म कैसे निकालोगे,
चौथे टर्म के लिए हमको तीसरे टर्म में 10 ऐड करना पड़ेगा। तीसरे टर्म की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया 30, तो 30 में जब हम 10 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 40। ठीक है, आते हैं सेकंड वाले के लिए, ये वाला। तो यहाँ गाइस कॉमन डिफरेंस 0 है, तो ये तो आप समझ सकते हो जब कॉमन डिफरेंस 0 होगा तो ये -2 -2 -2 -2 हर जगह सेम ही रहने वाला है, चारों टर्म्स की वैल्यू इसकी सेम रहेगी। ठीक है, एम आई क्लियर टू एवरीवन नाउ? स्टूडेंट्स, क्या ये चीज क्लियर है? समझ में आया आप सबको? नहीं, थर्ड की जरूरत नहीं है, थर्ड की जरूरत नहीं है। तो इसी के साथ आप सिंपल एपी पहचानना सीख चुके हो, सिंपल एपी पहचानना सीख चुके हो, और पहले 3 टर्म्स 4 टर्म्स अगर लिखने हैं तो लिख सकते हो। ठीक है, चलो तो इसी के साथ 5.1 अब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम थोड़ा 5.2 के कॉन्सेप्ट के लिए। तो वो बेस्ड है किस पे? वो बेस्ड है इस कॉन्सेप्ट पे, जनरल टर्म ऑफ एन एपी के कॉन्सेप्ट पे, जनरल टर्म ऑफ एन एपी। अब जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में कुछ फॉर्मूला लिखा था ना 3 - 4n करके, तो जो फॉर्मूला था, अब हम जनरल टर्म ऑफ एन एपी मतलब कहीं ना कहीं हम उस एपी का फॉर्मूला निकालने की कोशिश करेंगे जिससे उस एपी को हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका फॉर्मूला निकालने के लिए पहले कुछ चीजों के ऊपर बात की जाती है, जैसे कि इसमें जहां भी जनरल टर्म कैलकुलेट किया जाता है उसमें फर्स्ट टर्म को माना जाता है ए, फर्स्ट टर्म को माना जाता है ए, और कॉमन डिफरेंस को माना जाता है डी। ठीक है, ये जो फर्स्ट टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कहीं कहीं पे ए भी लिखा हुआ दिखेगा आपको, कहीं पे ए भी दिखता है तो कहीं पे A1 भी दिखता है। A1 का मतलब भी फर्स्ट टर्म ही रहेगा। ठीक है, हम क्या करेंगे गाइस, अब हम फॉर्मूला निकालने की कोशिश करेंगे, हम फॉर्मूला निकालने की कोशिश करेंगे। तो आपको इतना तो पता है कि जब एपी का जब जनरल टर्म लिखा जाएगा, एपी का जब जनरल टर्म लिखा जाएगा तो उसमें पहला टर्म होता है खाली ए, पहला टर्म होता है खाली ए। अगला टर्म कैसे आता है? तो अगला टर्म आएगा, सेकेंड टर्म आएगा जब हम फर्स्ट टर्म में डी ऐड करेंगे। अब हमारे पास तीसरा टर्म कैसे आएगा? जब हम सेकेंड टर्म में डी ऐड करेंगे। तो सेकेंड टर्म में तो पहले से ही एक डी प्रेजेंट था, उसमें एक और डी ऐड हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा? ये हो जाएगा आपका a+2d। तो ये मेरा तीसरे टर्म का वैल्यू आ गया। तीसरे टर्म की हेल्प से अगर हम चौथा टर्म निकालना चाहते हैं तो अब हमको तीसरे टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा। तीसरे टर्म में ऑलरेडी 2d प्रेजेंट है, अगर हम उसमें एक और d ऐड करते हैं, एक और d ऐड करते हैं तो ये बन जाता है a+3d। अब चौथा टर्म आ गया, इसमें एक d ऐड करेंगे तो a+4d। तो ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स इसी तरीके से बढ़ते जाता है। अब आप एक छोटी सी चीज ऑब्जर्व कीजिए, जब हम पहला टर्म देख रहे थे, आप देखो कि d कितनी बार आ रहा है, कहां पे आ रहा है, कैसे आ रहा है। तो जब हम पहला टर्म देख रहे थे तो वहां पे कोई d था क्या? बताओ चैट बॉक्स में, पहला टर्म में कोई d दिख रहा है आपको? नहीं ना, पहला टर्म ही सिंपल है। लेकिन जब हम दूसरे टर्म पे गए, जब हम दूसरे टर्म पे गए, आपको कितना डी दिख रहा है? दूसरे टर्म में कितना डी दिख रहा है? एक। तो जब पहला टर्म पे था, सुनो इस चीज को अच्छे से, जब हम फर्स्ट टर्म पे थे तो 0d है ना। जब हम सेकेंड टर्म पे आए, जब हम सेकेंड टर्म पे आए तो कितना डी दिख रहा है? 1d दिख रहा है। अब देखो तो थर्ड टर्म पे देखो कितना डी दिख रहा है आप लोगों को? थर्ड टर्म में कितने डी दिख रहे हैं? दो दिख रहे हैं ना। तो थर्ड टर्म में 2d दिख रहा है। अगर आपने इस सिंपल से पैटर्न को पहचाना है तो हम अगर 10वें टर्म की बात करेंगे, अगर हम 10वें टर्म की बात करेंगे तो बताइए कि उसमें कितना डी आएगा? 10वें टर्म की बात करेंगे तो कितना डी आएगा? कंगना सही, निहारिका गलत, पिंकी सही, रागिनी सही, राहुल सही है, सुमित गलत,
अंकित गलत। पैटर्न देखो ना यस, पैटर्न देखो, पहला टर्म में एक भी डी नहीं था, तो जब पहला टर्म था तो एक भी डी नहीं था, जब दूसरा टर्म था तो एक डी था, जब तीसरा टर्म पे देखे तो 2 डी था, चौथे टर्म पे 3 है, तो हम जिस भी टर्म पे जा रहे हैं उससे एक कम डी प्रेजेंट नहीं है क्या? हम जिस भी टर्म पे जा रहे हैं उससे एक कम डी नहीं दिख रहा है क्या आप सबको? है कि नहीं? ये देखिए, ये क्या है, ये आपका 5th टर्म है ना। अगर हम इसकी बात करें तो ये मेरा A5 है, अगर आप इसकी बात करोगे तो ये मेरा A4 है, अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये मेरा A3 है, ये मेरा A2 है। तो हम जिस भी टर्म की बात कर रहे हैं उसमें कितने डी दिख रहे हैं? उससे एक कम दिख रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि 10वें टर्म में कितने डीज होंगे, तो आपका जवाब क्या होगा? 9 डीज होंगे। आपका जवाब क्या होना चाहिए कि सर उसमें 9 डीज होंगे। सो अब अगर हम यहाँ पे इसी को एज अ फॉर्मूला लिखना चाहे और हम किसी भी टर्म की बात करें nth टर्म की, तो nth टर्म में हमको कितना डी दिखेगा? फिर nth टर्म में कितना डी दिखेगा? n-1 दिखेगा कि नहीं? nth की बात कर रहा हूं, कोई भी nth टर्म। अब जैसे आपको 10वां टर्म बोला था, अब 10-1 करे थे ना, तो nth टर्म की बात होगी तो उसके अंदर कितने डी होंगे? n-1 टाइम्स ऑफ डी होंगे। तो क्या मैं ये कह सकता हूं स्टूडेंट्स कि पहला टर्म हो गया, दूसरा टर्म हो गया, तीसरा टर्म, इस पैटर्न को देखिए, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, हर जगह पे ए तो आ रहा था, हर जगह पे ए तो आ रहा था, तो इसीलिए nth टर्म में भी जब हम बात करेंगे तो ए तो आएगा ही, nth टर्म में भी जब बात करेंगे तो ए तो आएगा ही, और प्लस प्लस के बाद डी ऐड हो रहा था, और कितना डी ऐड हो रहा था? तो जितना टर्म थे उससे एक कम डी ऐड हो रहा था, जितना टर्म देख रहे थे उससे एक कम डी ऐड हो रहा था। तो क्या मैं कह सकता हूं कि फिर मेरा nth टर्म का फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी? क्या हम फिर ये कह सकते हैं कि हमारा nth टर्म का फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी? टेल मी यस और नो। निहारिका पूछ रही है कि सर वो आगे ए कैसे आया? निहारिका ये देखिए जो मैंने इस येलो कलर से लिखा हुआ है, आप देखो कि यहाँ पे पहला टर्म में ए दिख रहा है, दूसरा टर्म में ए दिख रहा है, तीसरा टर्म में ए दिख रहा है, चौथे में ए दिख रहा है, पांचवें में ए दिख रहा है, तो ऐसे nth टर्म में भी ए दिखेगा, है ना? और अंतर क्या हो रहा है? ए तो हर जगह कांस्टेंट था, अंतर तो नंबर ऑफ डी के लिए आया है। निहारिका पूछ रही है वो ए क्या है उस फॉर्मूला में, तो निहारिका देखो ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे, generally first term of an AP is represented by A and the common difference is represented by D। तो जो A है वो हमारा पहला टर्म होगा और जो हमारा D है वो मेरा कॉमन डिफरेंस है, और जो N है वो आपके नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है? Is this clear to everyone? If it is clear, let's do a simple question। ये आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन रखा हुआ है, ये पूछ रहा है कि इन एन एपी अगर d का वैल्यू है -4, अगर d का वैल्यू है -4, n का वैल्यू है 7, तो और an का वैल्यू है 4, तो बताइए a क्या होगा? तो a एक्चुअली में क्या है? व्हाट इज दिस a? तो दिस इज द फर्स्ट टर्म ना, a हमारा फर्स्ट टर्म है। तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन यहीं पे दिखाता हूं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन n का वैल्यू है 7, वहां पे 7 टर्म्स है, एंड an का वैल्यू कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स? an का वैल्यू दिया हुआ है 4, तो मैं n के वो n पुट कर सकता हूं ना, वहां पे n पुट कर सकता हूं, इंप्लाइज a7 का वैल्यू 4 हो गया, an का वैल्यू 4 दिया हुआ है और बता भी दिया है कि n है आपका 7। ठीक है? तो a7 क्या हो जाएगा? a प्लस 6d हो जाएगा। यहां पे हम जनरल टर्म लगाएंगे, सातवां टर्म क्या होगा? a प्लस 6 टाइम्स ऑफ d हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 4। अब आपको देखो इस इक्वेशन में 2 वेरिएबल बच गए, a और d। उसमें से क्वेश्चन में d का वैल्यू दिया हुआ है -4, क्वेश्चन में d का वैल्यू दिया हुआ है -4, तो a प्लस 6 इंटू -4 इज इक्वल टू +4 स्टूडेंट्स। तो यहां से a -24
बिकॉज 6 इंटू -4 इज -24 इज इक्वल टू 4। अब इस -24 को अगर हम राइट में भेज देते हैं, -24 को राइट में भेज दोगे तो क्या बन जाएगा, 4 + 24, 4 + 24 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 28, ठीक है ना, ये हो जाएगा 28। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। बोलिए, किसी को समझ, कोई दिक्कत है यहाँ पे, किसी को भी दिक्कत है प्लीज हैंड रेज करे, बिकॉज अगला क्वेश्चन जो आएगा वो अब आप करोगे। कोई किसी को दिक्कत है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। बॉयज कोई दिक्कत किसी को, गर्ल्स आप में से किसी को कोई दिक्कत, आयुष ने बोला है फिर से। आयुष, क्वेश्चन के हिसाब से an का वैल्यू है 4, an का वैल्यू यहाँ पे 4 दिख रहा है। अच्छा, मीनवाइल और किसी को तो डाउट है नहीं, तो मैं आप लोगों को इधर क्वेश्चन दिखा देता हूं। एक बार इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, तब तक मैं आयुष को एक्सप्लेन करता हूं। अंकित, एसएसटी में 30 में से 28 लगे, क्या उड़ रहे हो, मैथ्स में लाओ तब मानूंगा। मुझे कोई लेना देना नहीं है एसएसटी में कितना ला रहे हो, मैथ से लेना देना है मेरे को। अच्छी बात, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने। दिव्यांशु, मैथ्स हार्ड नहीं है, मैथ्स को आप हार्ड बनाते हो। अगर आपको याद होगा तो पिछले टेस्ट में 60 में से 60 लाए हैं स्टूडेंट्स ने। चलिए, सो आयुष यहाँ पे ध्यान से सुनिए, यहाँ देखो an का वैल्यू 4 है, an का वैल्यू 4 का मतलब क्या बोलोगे आयुष, कि nth टर्म का वैल्यू 4 है, nth टर्म का वैल्यू 4 है, और वो n का वैल्यू क्वेश्चन ने 7 दे दिया, तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, 7वें टर्म का वैल्यू 4 है, ठीक है, 7वें टर्म का वैल्यू 4 है, और इसीलिए आयुष यहाँ पे a7 इज इक्वल टू 4 लिखा हुआ है, a7 इज इक्वल टू 4 लिखा हुआ है। बोलो, यहां तक कोई दिक्कत है क्या, पहले यहां तक क्लियर है। क्वेश्चन में an का वैल्यू 4 दिया था और n का वैल्यू 7 दिया था, तो दोनों को कंबाइन करके हमने क्या बोला, 7वें टर्म की वैल्यू है 4, 7वें टर्म की वैल्यू 4 बोल दिए। अब 7वां टर्म जो है, इधर हम फॉर्मूला लगाएंगे किसका, जनरल टर्म का। 7वां टर्म जनरल टर्म क्या है, a + n-1 इंटू डी है ना, तो उस हिसाब से यहां अगर हम 7वें टर्म की बात करें तो उसको क्या बोलोगे आप, a + 6 टाइम्स ऑफ d, तो इसीलिए यहाँ पे a + 6 टाइम्स ऑफ d इज इक्वल टू 4 लिखा हुआ है। अब आप देखिए आयुष, तो इस इक्वेशन में दो वेरिएबल है, एक है a एक है d, तो a हमको निकालना था और क्वेश्चन में d का वैल्यू -4 दिया हुआ था, सो d की जगह पे -4 पुट कीजिए और यहां से a का वैल्यू आ जाएगा 28, ठीक है, हो गया, समझ में आ गया, सिंपल था। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं जल्दी से इस क्वेश्चन के लिए पोल लॉन्च कर रहा हूं, इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए पोल लॉन्च किया है, आपका जो भी आंसर आया मार्क करो, जो भी आंसर आया मार्क करो इसको। हरी अप एवरीवन, 4:15 हो गया, हम 4:20 तक आज क्लास को खींचना पड़ेगा हमें, ठीक है, तो कोई लीव ना करे, इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको टच आ जाए। चलो 45 सेकेंड हो गया, 17 में से 13 लोगों ने पोल में पार्टिसिपेट किया है, मैं आपको इसके रिजल्ट दिखा देता हूँ। तो देखिए 13 में से 8 लोगों ने ऑप्शन सी को मार्क किया है, 4 ने ऑप्शन बी को और 1 ने ऑप्शन ए को मार्क किया है। तो अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी आपसे पूछा गया है, पहला 4 टर्म निकालने के लिए पूछा है, जहां पे फर्स्ट टर्म का वैल्यू दिया है 2 और कॉमन डिफरेंस का वैल्यू भी दिया है -2। तो कहने के लिए a का वैल्यू है 2
सॉरी ए का वैल्यू है -2 और कॉमन डिफरेंस का वैल्यू है -2। तो अब आपको पता है कि जब हम इसके टर्म्स को लिखते हैं तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या रहेगा, हमारा फर्स्ट टर्म तो a के बराबर ही होता है, तो वो मेरा -2 रहेगा। सेकेंड टर्म क्या होता है गाइस, तो जनरल टर्म के हिसाब से a + 1d, तो a + d हो गया, तो आपका -2 -2 ये हो गया आपका -4। उसके बाद a3 की बात करें, a3 क्या होता है, a3 होता है a + 2d, है ना, a + 2d। a का वैल्यू है -2 और 2d क्या लिखोगे, तो 2 × -2 लिखोगे, तो ये हो जाएगा -2 -4, वो बन गया आपका -6। तो जब हमने पहला 3 टर्म निकाल लिया तो ही हमको पता चल जाएगा कि ये सही है, बिकॉज इसी के पहले 3 टर्म है -2 -4 -6, और ऐसे ही बढ़ेंगे तो अगला टर्म आएगा -8। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस चाहता हूं कि आपको फॉर्मूला का यूज पता चल जाए। इसी के ऊपर हमारा एक्सरसाइज 5.2 है। सो गाइस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। मैं पोल शुरू कर रहा हूं, रीलॉन्च किया पोल मैंने, सॉल्व कीजिए, 1 मिनट का टाइम देता हूं, फिर मैं इसका सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा। ये देखो तुक्काबाजी शुरू हो गया। आज बहुत ज्यादा गर्मी है। अभी तक 4 लोगों ने पोल में मार्क किया है, एक ने ऑप्शन है, एक ने ऑप्शन बी, एक ने ऑप्शन सी, एक ने ऑप्शन डी। जय माता दी हो रही है। कोई फीवर नहीं है यार, अब मैं ठीक हूँ। ओके, तो मैंने टाइम ज़्यादा दे दिया वैसे तो, 1 मिनट 45 सेकेंड। 16 में से 13 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, और आप थोड़ा सा रिजल्ट खुद ही देख लो। 13 में से 5 लोगों ने ऑप्शन डी को मार्क किया है, 4 लोगों ने ऑप्शन बी, 3 ने ऑप्शन ए और 1 ने ऑप्शन सी। मैक्सिमम का कहना ऑप्शन डी है। तो देखो सॉल्यूशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको 21वां टर्म पूछा है, उस एपी का 21वां टर्म पूछा है, और उसके पहले 2 टर्म्स की वैल्यू दी हुई है -3 और 4। तो अगर पहले 2 टर्म्स की वैल्यू दी हुई है -3 और 4, तो हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमारा पहला टर्म का वैल्यू -3 होगा और हमारा दूसरा टर्म का वैल्यू 4 होगा। ठीक है, अब आप खुद सोचिए कि हमको निकालना है 21वां टर्म। 21वां टर्म मतलब A21 निकालना है। अब फॉर्मूला, अगर nth टर्म का फॉर्मूला लगाते हैं तो A21 किसके बराबर होगा, तो A21 बराबर होगा A + 20d के, है ना। 21वां टर्म A + 20 टाइम्स ऑफ d के बराबर होगा। तो हमको A चाहिए और हमको D चाहिए। क्वेश्चन के हिसाब से A तो दिया हुआ है, D निकालना था। तो D क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। और हमारे पास अगर पहले 2 टर्म्स दिए हुए हैं, तो दूसरे टर्म में से जब हम पहले टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे, तो हमको D मिल जाएगा, राइट। तो इसीलिए देखिए कॉमन डिफरेंस D क्या लिखा हुआ है, A2 - A1 लिखा हुआ है। A2 - A1 तो 4 माइनस ऑफ -3, ब्रैकेट ओपन करोगे तो 4 + 3 कितना हो जाएगा, ये 4 + 3 हो जाएगा 7। तो D का वैल्यू 7 आ गया। अब आपको चाहिए था A21, सो देयरफॉर A21 विल बी इक्वल टू A + 20 टाइम्स ऑफ D बोलेंगे। A का वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से क्या था, -3 था। A का वैल्यू -3 था और D का वैल्यू अभी हमने निकाल लिया 7। तो 20 × 7 कितना हो गया, इट इज 140।
तो -3 प्लस 140 कितना हो गया ये? तो दिस इज इक्वल टू 137। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन। किसी को दिक्कत है तो हैंड रेस करे, बाकी लोग आप लोग लीव कर सकते हो। होमवर्क मैं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे बता दूंगा इसका, जो कहीं ना कहीं अब आपको नेक्स्ट वीक सबमिट करना होगा, क्योंकि अब हमारी एपी के ऊपर जो अगली क्लास होगी वो नेक्स्ट वीक को होगी। तो इस रिकॉर्डिंग को देख लीजिएगा दोबारा, अगर कुछ रिकैप करना होगा, और उसके अकॉर्डिंग होमवर्क को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है? सो थैंक यू एवरीवन, एंडिंग द सेशन हियर। 4:30 बजे आपकी अगली क्लास होगी। बाय बाय, टेक केयर। बाय तरन, बाय अंकित।